3 साल में राजस्थान में जिस तरह से मॉब लिंचिंग, महिलाओं के खिलाफ दुराचार, नाबालिग या अबोध बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार और अत्याचार, बच्चों की तस्करी, दलितों के खिलाफ अत्याचार, एक मजहब विशेष के लोगों के खिलाफ बर्बरता, इन सब तरह के घृणित अपराधों में राजस्थान नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और पहले दिन से ये एजेंडा चला रखा है कि हमको हिंदू मुस्लिम करके और वर्ग विशेष को बांट करके हमको राजनीतिक रोटियां सेकनी है। ये उनका प्रमुख एजेंडा है। देश उनके भले से जाए बाढ़ में, उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, उनको चुनाव जीतना है। इसलिए वो केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाने की बात, वर्ग विशेष की बात करेंगे और जहां भी कोई घटना हो जाती है हनुमान चालीसा पढ़ते हैं।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे सियासी मुद्दे की। सियासी मुद्दा, सियासत में जब सियासी मुद्दा ही हो तो सियासी पारा चढ़ना लाजमी है। बात कुछ ऐसी है कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि भाजपा कार्यालयों में पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की गाड़ियों के जरिए पैसा पहुंचता है। अगले ही दिन यानी कि 16 तारीख को भाजपा के तमाम नेता हमलावर हुए कांग्रेस पे, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पे। अब बात बुधवार की। बुधवार यानी कि 17 अगस्त केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के जरिए राज्य सरकार पर जमकर बरसते हैं, आरोप लगाते हैं। उसका जवाब आना लाजमी था। हर कोई मान के चल रहा था कि अब कांग्रेस अभी कौन कोई काउंटर करेगा। मैदान में उतारा गया गोविंद सिंह डोटासरा, जो पीसीसी चीफ हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार को दलित अत्याचार, कानून व्यवस्था, महिला उत्पीड़न सहित तमाम मुद्दों को लेकर के लॉ एंड ऑर्डर में फेलियर साबित किया। उनका साफ आरोप है कि सरकार जो कानून व्यवस्था है वो संभाल नहीं पा रही है। बदले में डोटासरा ने तमाम जवाब देते हुए कहा है कि आरसीपी में भी बोलना चाहिए गजेंद्र सिंह शेखावत को, जो राजस्थान उनकी ओर देख रहा है। हमें तो क्रेडिट भी नहीं चाहिए, क्रेडिट भी भाजपा ले, लेकिन लोगों को पानी तो पिला देना चाहिए। उस पर तो किसी की कांग्रेस की छाप नहीं है। तो खैर चलिए, जैसे जैसे ये मैं सियासी पारा इस वजह से कह रहा हूं कि अगले साल इन्हीं दिनों में टिकटों की दौड़ होगी, तब बयानबाजी कम और टिकटों की दौड़ ज्यादा होगी। लेकिन अभी वो प्लेटफॉर्म तैयार होना शुरू हो गया है। बेशक इलेक्शन में समय हो, लेकिन कोई भी अवसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे, और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ राजेंद्र मेघवाल जी जुड़े हुए हैं। भाजपा से शैलेंद्र धाबाई जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं आर्य साहब आपके पास आना चाहूंगा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कानून व्यवस्था को लेकर के हमला बोला है। आप ईआरसीपी कहना चाह रहे हैं कि ईआरसीपी भी बोलना चाहिए था शेखावत को। तो ये क्या माने इसे कि बस ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, जुबानी जंग और परवान चढ़ती जाएगी? क्योंकि आंकड़े, ईआरसीपी क्या है, तमाम चीजें मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता देख देख करके, सुन सुन करके पक चुकी है। अब अगर कहीं कुछ दिखाई देना चाहिए तो असर दिखाई देना चाहिए। कानून व्यवस्था की अगर कहीं पे लचर व्यवस्था है तो सुदृढ़ होनी चाहिए, और ईआरसीपी में अगर लेकुन है उसे दुरुस्त करके राजस्थान की जनता को पानी मिलना चाहिए। ये मुद्दा हमारा है। देखिए योगेंद्र जी, जहाँ तक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी की बात है, तो उनको अपने विभाग से संबंधित बात करनी चाहिए, या केंद्र सरकार की द्वारा जो भी योजनाएं हैं उनके ऊपर बात करनी चाहिए। राज्य के अंदर वहाँ पे राज्य के, यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी भी हैं। वो राजस्थान में बार बार अपनी टांग क्यों फंसाना चाहते हैं, जबकि उनको केंद्र में बहुत ही मुफीद जगह मिली हुई है। अब उनके जिम्मे जो काम है कि पूरे प्रदेश के लिए ईआरसीपी की योजना को पूरा मूर्त रूप दें और उस प्रदेश का भला करें। हमें तो क्रेडिट भी नहीं चाहिए, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि भाई क्रेडिट भी आप ले लीजिए, लेकिन आप इस प्रदेश की जो ये मतलब 41% आबादी है, जिसका करीबन 86 के आसपास में विधानसभा सीटें हैं, उनके अंदर आप कुछ काम कीजिए ताकि हमारा पूर्वी राजस्थान सब्जबाग हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एनसीआरबी के आंकड़े 2020 के बाद आए नहीं, तो एनसीआरबी के आंकड़ों का भी अगर ये ढंग से अध्ययन करें ना, तो इनको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश एससी के अंदर सबसे ज्यादा अत्याचार होने के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दूसरा बिहार, आदिवासियों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, बच्चों के खिलाफ अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1, यूपी नंबर 2, और महिलाओं के खिलाफ भी अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। हाँ, रेप के मामले हमारे यहाँ पे ज्यादा दर्ज हुए, क्योंकि आपको पता है यहाँ अनिवार्य एफआईआर व्यवस्था लागू है। उसके अलावा तमिलनाडु में सबसे ज्यादा अपराध दर्ज होते हैं। हिंसक अपराध में यूपी नंबर 1 है, हत्या के मामले में यूपी नंबर 1 है। तो ये तमाम बातें अगर गजेंद्र सिंह जी थोड़ा सा पढ़ लेते, 2020 की जो एनसीआरबी की रिपोर्ट थी, और महिला अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों में मैं आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार ने 2017 से लेके और अभी 2022 जून तक का मैं आपको पीरियड बता दूं
तो करीबन 2017 में 435 दिन लगते थे जांच में रेप केसेस के अंदर, 2018 में घट के 211 हुए, 2019 में 140 दिन हुए, 2020 में 117 दिन और 2021 में 86 दिन, और अब जून 2022 तक 57 दिन के अंदर जांच पूरी होकर सजा हो रही है। पॉक्स कोर्ट बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। राजस्थान के अंदर कोई मुद्दा उठाना तो राजस्थान के तमाम नेता बैठे हैं, लेकिन उनके जिम्मे पे राजस्थान ने यहां से उनको सांसद जिता के गया, लेकिन वो कहीं पे भी राजस्थान के हितों की बात नहीं करती। चाहे प्रधानमंत्री जी के वादों की बात होगी, चाहे 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, 2022 अगस्त 2022 तक उन्होंने कहा कि हर गरीब आदमी को घर दिलवा दूंगा। अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा किया। अगले टर्म के लिए भी कुछ छोड़िए, मैं दोबारा वादों की बात करो। दोबारा आ रहा हूं, दोबारा अभी जो आपने आरोप लगाए हैं, जो बातें हैं, उसका मैं जवाब दिलवाना चाहता हूं। 2 बातें निकल करके आ रही हैं शैलेंद्र जी। एक तो ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में नेता कौन, इसको साबित करने की और यानी कि वर्चस्व की लड़ाई है। यही बड़ी वजह है कि राजस्थान में उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिला तो दिल्ली के प्लेटफॉर्म को चुनना पड़ा। ये कांग्रेस का आरोप है आप लोगों पर, और हर मुख्यमंत्री की दौड़ में जो नेता है वो अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो इसमें गजेंद्र सिंह जी पीछे नहीं रह सकते। इनका यह भी कहना है कि केंद्र के मुद्दों पे भी चर्चा करनी चाहिए थी, एआरसी पे भी चर्चा करनी चाहिए थी। देखिए योगेंद्र जी, वो राजस्थान के माननीय सांसद हैं गजेंद्र सिंह जी और केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने ईआरसी पे भी बहुत बार डिबेट की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और राजस्थान से जो जल संसाधन मंत्री हैं उनको बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और तकनीकी रिपोर्ट को सही करने की बात की है। लेकिन आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो बताया है राजस्थान के हालात क्या हो गए जब कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार आई है, आप देखिए कानून का भय रहा नहीं, अपराधियों में डर रहा नहीं। आप देखिए दंगाई, अपराधी और जो अराजक तत्व है वो बहुत हावी हो चुके हैं। माफिया राज राजस्थान में पनप चुका है। जो अभी मेरे साथी प्रवक्ता ने बताया, मैं इनको आंकड़े इनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान में अब तक 7,41,000 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से आप मानेंगे नहीं 3.5 लाख मामले ये आप देखिए दिसंबर 2018 से मई 2022 तक के आंकड़े बता रहा हूं मैं, और उनमें से 3.5 लाख में पुलिस ने बिना अनुसंधान किए एफआईआर लगा दी है। ये देखिए बड़े मजेदार बात है। और आप देखिए मई 2020 से लेके मई 2022 तक आपराधिक मामलों में जो आईपीसी सेक्शंस के जो अपराध हैं उनमें 43.18% की बात बताइए। प्रदेश में 6,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी हैं। हत्या के प्रयास के मामले हो, डकैती के हो, लूट के हो, चोरी के हो, चैन स्नैचिंग के मामले हो, आप किसी में भी देख लीजिए, हर महीने 10, 13, 15% की बढ़ोतरी होती जा रही है। मेरे पास आंकड़े हैं। और ये जो बात कह रहे थे महिलाओं के अत्याचार में, मैं आपको बताना चाहता हूं, राजस्थान जो कि महिलाओं का सम्मान करता है, यहां बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई है, पन्ना दाई हुई है, रानी हाडी हुई है, और मीराबाई जैसी धरती पर आज जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित नहीं है, घर से नहीं निकल सकते, थाने में रेप हो जाते हैं, स्कूलों में टीचर दुष्कर्म कर देते हैं, दुर्व्यवहार कर देते हैं। आप देखिए कहां महिला सुरक्षित है। आप महिलाओं पर अत्याचार के जो मामले दर्ज हुए हैं, जो दिसंबर 2018 से मई 2022 तक 1,36,470 मामले दर्ज हुए हैं। और मैंने जैसे बताया मई 2020 से लेकर मई 2022 तक महिला अपराधों में 71% की बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान दुष्कर्म के मामले में पहले नंबर पर है और महिला अत्याचार में दूसरे नंबर पर है। और जो ये बता रहे थे कि बालिकाओं का जो बालिका और बच्चों का जो व्यापार हो रहा है और जो उनका अवैध लेन देन हो रहा है, उसमें भी राजस्थान पहले नंबर पे है। साइबर क्राइम, गलत बात नहीं कहेंगे, साइबर क्राइम पर भी पहले नंबर पर है। एक बात जानना चाहूंगा, गैंग रेप, आप सुनिए तो सही, रेप एक योगेंद्र जी देखिए, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न और दुष्कर्म के केस देखिए, 20,838 मामले बच्चियों और महिलाओं के रेप गैंग के, 63% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मेरी बात सुनिए। राजेंद्र आर्य ने क्या कहा अभी आपको कि दुष्कर्म के मामले ज्यादा दर्ज हुए, वो खुद ही बात को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन महिला अपराध में तो सुनिए नंबर 1 पे। एक बात आपने जो कही, मैं एक बात ये जानना चाहूंगा आपसे कि 3.5 लाख केसेस में बिना जांच के एफआईआर लगा दी, ये आंकड़ा कहां से आया कि पुलिस ने जांच ही नहीं की उसको? ये मैंने अखबार में पढ़ा है, यहाँ पे 3.5 लाख कौन से अखबार में आपने पढ़ा कि जांच ही नहीं की पुलिस ने? अनुसंधान के बगैर उसमें एफआईआर लगा दी गई है। कौन से पेपर में सर? मैं भी जानना चाहूंगा, हो सकता है मेरी नॉलेज के लिए मैं जानना चाह रहा हूं, आप जरूर बताइए कि 3.5 लाख अगर मामलों में, आधे मामलों में अगर पुलिस जांच ही नहीं कर रही, तो आप तो लॉयर हैं सर, आप कटघरे में पुलिस को कोर्ट में भी खड़ा कर सकते हैं रेफरेंस के कि ये किसी व्यक्ति के साथ में अन्याय कैसे हो सकता है, ये आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है। अगर 3.5 लाख अगर मामलों में जांच के बाद एफआईआर लगा सकती है पुलिस,
उसमें कहीं कोई बात नहीं है। जांच के बिना अनुसंधान बिना के लगी हुई है। अनुसंधान अब के उसमें अनुसंधान 3.5 क्या लाख हुआ है? केसों में आप अगर सुनिए, जांच हुई है, जांच जो हुई है बिना वो जांच प्रॉपर के- तरीके से नहीं हुई, पारदर्शी तरीके दो से नहीं हुई। बात आप है, देखिए, सुनिए, नहीं, सुनिए, अभी आप मत देखिए, बोलिए, अभी आप सर, शैलेंद्र जी, मेरा दलित छोटा नीति- सवाल है, सर, बिल्कुल, मेरा, अभी सुनिए, आप देखिए सुनिए। जिस हिसाब से अनुसूचित जाति के साथ सर, जो देखिए, अत्याचार हुआ है मेरे साथ उसमें सुनिए। सचिन पायलट सर, जी इनके पूर्व सर, मुख्यमंत्री उनका छोड़िए, आप जो अपनी पूर्व बात प्रदेश करिए। अध्यक्ष वो खुद सुनिए। कहते हैं कि सरकार को उन्होंने शैलेंद्र जी, कटघरे में मेरे किया सवाल है का जवाब कि दे रहे हो आप पारदर्शी शैलेंद्र तरीके से जी, करिए। शैलेंद्र जी, मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो? मैंने यही या- कहा नहीं, कि नहीं, 3.5 लाख मेरे बिना सवाल का प्रॉपर जवाब दे जांच रहे हो? किए उन्होंने एफआईआर लगा दी है। दो जांच बातें। प्रॉपर नहीं किए उन्होंने। सुने सुने, दो बात। एक तो जांच प्रॉपर नहीं की उसमें, और जांच ही नहीं की। नहीं, जांच उसमें बड़ा प्रॉपर अंतर नहीं है। की, जांच प्रॉपर नहीं की, ये मैंने तो कहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं हाँ, कि ऐसा कौन सा जांच पेपर प्रॉपर लिख दिया नहीं की जिसमें और कि उसमें जांच 3 ही नहीं लाख हुई है? से अधिक मामलों में एफआईआर लगा दी गई है। आप देखिए ये बयानों से ये पुष्टि होती है। आप देखिए उप मुख्यमंत्री जो है पूर्व पीसीसी चीफ है, उनके बयानों से ये बात पुष्ट होती है। उन्होंने कहा है कि इस घटना को सीरियस लें और जो प्रशासन है वो औपचारिकता नहीं निभाए। आपको औपचारिकता निभाना नहीं पड़ेगा जिस हिसाब से मुकदमों में औपचारिकताएं निभाई जा रही है, और पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से प्रॉपर जांच करके उनका निष्कर्ष पूरी तरह से नहीं ले रहा, पारदर्शिता तरीके से नहीं ले रहा, तो ये सारी घटनाएं आपके सामने हैं। आप देखिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के खिलाफ जो अत्याचार बढ़े वो भी 43% राजस्थान में बढ़े, और मैं किस एक तरह बात से और हालात जानना राजस्थान में हो चाहूंगा, गए। मैं एक बात और जानना चाहूंगा सर, आंकड़ों का जो इजाफा होता है, पुलिस तो स्थायी है, आंकड़े आपके गवर्नमेंट के वक्त के हों चाहे इनकी वक्त के हों, गुलाब चंद जी कटारिया साहब गृह मंत्री के नाते मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार सुना है कि 10% मामले सही पाए जाते हैं, 90% तक एट्रोसिटी और महिलाओं से जुड़े मामले फेक मिलते हैं। ये गृह मंत्री गुलाब चंद जी कटारिया के विधानसभा में अधिकृत रूप से बयान है कि मैक्सिमम मामले की जांच करती हैं, उसके बाद में इस तरह के मामले पाए जाते हैं। ये आप लोग राजनीतिक दल सब तय करो। ये आरोप उस वक्त मैं जब बैठता था, खुद डोटासरा साहब यहां बैठ करके मेरे स्टूडियो में कहा है उस वक्त उन्होंने कि इतने केस बढ़ गए, ये इजाफा हो गया, गृह मंत्री का बयान ये आता था। आज जो आप आरोप लगा रहे हैं उसको काउंटर कर रहे हैं डोटासरा साहब, क्योंकि सरकार इनकी है। खैर चलिए, जनता सब देखेगी जो भी है खरी तो, लेकिन आप लोगों का विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सरकार की आंख खोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खोलनी भी चाहिए। मैं अप्रिशिएट करूंगा। विपक्ष की आवाज कहीं भी नहीं दबानी चाहिए, ये मुझे लगता है कि सबको महसूस करना चाहिए। मैं अनिल जी आपके पास आना चाहूंगा। ये चीजें सारी चलती रहेंगी, अपराध और ईआरसीपी, ये दो मुद्दे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टैंड करेंगे। देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस तो ईआरसीपी को लेकर विधानसभा चुनाव तक भी कहीं ना कहीं, लेकिन मुद्दा किरोड़ी है। लाल भी बीच में है अभी इसमें, और जब वो यात्रा करके आए थे उस वक्त भी कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आरसीपी को लेके वो मुख्यमंत्री के खिलाफ आ रहे हैं, केंद्र के खिलाफ आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और कुछ किया था, हालांकि पहुंच नहीं पाए थे सिविल लाइन तक, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले जंग लड़ी थी। बीजेपी के दूसरे जो नेता थे उनके साथ में दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी आज की स्थिति अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर, कांग्रेस ने स्टैंड लिया है ईआरसीपी पर, और इधर बीजेपी जो विपक्ष में बैठी हुई है कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सरकार को घेर भी रही है। सियासत में अक्सर ये देखने को मिलता है, जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, कानून व्यवस्था एक बड़ा हथियार होता है। किसी भी स्टेट में देख लिया जाए, यूपी में देखें बीजेपी सत्ता में, कांग्रेस विपक्ष में, वहां पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियां, जब विपक्ष की भूमिका कांग्रेस निभा रही है, सत्ता पक्ष को कानून के आधार पर कहीं ना कहीं घेरा जा रहा है। आज की स्थिति में अगर देख लिया जाए राजस्थान के अंदर, हालांकि पिछले सरकार को देखें या इस सरकार को देखें, किसी भी स्टेट की सरकार को देख लिया जाए, कानून व्यवस्था अगर बिगड़ती है, महिला अपराध को देख लिया जाए, बच्चों से रेप की घटनाओं को देख लिया जाए, इन आंकड़ों के अंदर गिरावट कहीं भी नहीं है। पिछली सरकार में 100 हुए हैं तो दूसरी सरकार में 110 तक का आंकड़ा आएगा। तो ऐसे में एक दूसरी सरकार को घेरने के बजाय अगर इस पर मंथन हो कि इसको रोका कैसे जा सकता है, और दूसरी तरफ अगर अपराध घटित हुआ है तो उसके बाद में दोषियों पर कितनी कार्रवाई हुई है, कितने समय में एक्शन लिया गया है, पुलिस ने किस बेहतर तरीके से काम किया है, इसको भी अगर देखा जाए, अगर किसी केस के अंदर पुलिस ने अच्छा काम किया है, तुरंत गति से काम किया, 2-3 दिन में या 5 दिन के अंदर पूरे केस का हल वहां पर निकाला, तो उसको भी मॉडल रूप में अपनाया जा सकता है। जरूरी है, और इसको कदम को अगर विपक्ष एप्रिशिएट करेगा तो ये कहा जा सकता है कि सत्ताधारी पार्टी को शायद मजबूती मिलेगी और आगे भी बढ़ेगी। लेकिन पार्टियां शायद विपक्ष में होती हैं तो विपक्ष की भूमिका निभाती है, अपना धर्म निभाते हुए अपनी आवाज को बुलंद करती हैं, और एक धर्म ज्यादा मानती है कि सत्ता पक्ष को किस तरह से घेरा जा सकता है और कहां पर उसकी कमजोर कड़ी है, वहां पर अगर प्रहार किया जाए तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल कर आएगी। और ये स्थितियां राजस्थान ही नहीं, राजस्थान के बाहर भी अगर देख लिया जाए, तमाम जगह इसी तरह की स्थितियां नजर आती हैं, जहां पर विपक्ष जो है सत्ताधारी पार्टी की कमियों को ही कहीं ना कहीं उजागर करने की कोशिश करती है। जी, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, विपक्ष का काम है, आप भी जहां पे विपक्ष में हैं उसी तरह से आवाज उठाते हैं जो आज बीजेपी आपके खिलाफ उठा रही है। राजस्थान में
मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है। मेरा मानना है कि सरकार को अगर कोई भी आईना दिखाता है विपक्ष का, कोई भी तबका, लीडर, पार्टी, तो उसकी जांच करानी चाहिए कि हाँ वास्तव में सच्चाई क्या है। ठीक है, आप अपने आंकड़े पेश कर रहे हैं कि इसकी सच्चाई ये है। आरोप कोई भी लगा सकता है, विपक्ष भी लगा सकता है। नई बात नहीं है कि बीजेपी अगर आप पे आरोप लगा रही है तो कोई नया काम नहीं कर रही बीजेपी, आप लोग भी ऐसे आरोप लगाते थे। लेकिन मेरा एक जरूर गुजारिश है सब लोगों से, आपसे, महिला उत्पीड़न हो, बच्चों के प्रति जिस तरह की क्राइम की घटनाएं घट रही हैं या दलितों के प्रति घट रही हो, किसी के प्रति हो, समाज में अगर कहीं भी किसी के प्रति भी अगर कोई इस तरह का अपराध बढ़ रहा है, उसे रोके कैसे, ये तो कोई दावा नहीं कर सकता कोई भी राज्य कि नहीं मेरे यहाँ पे अपराध नहीं है। कोई राज्य नहीं कर सकता और कोई पार्टी ये नहीं दावा कर सकती कि हमारी पार्टी के अंदर एक भी नेता बेदाग है। कि एक आदमी ऐसा बता दो जिस पे रेप का मामला हो, एक आदमी ऐसा बता दो जिस पे डकैती का मामला हो, एक आदमी ऐसा बता दो जिस पे हत्या का मामला नहीं हो। कोई पार्टी ऐसा दावा कर नहीं सकती कि जो दाल ठोक के कह सके तो मुझे बताएं, मैं चिट्ठा खोल के बताता हूं कि आपकी पार्टी में भी ये हालात हैं। आप लोग ये गुजारिश करिए एक दूसरे से, सर्वदलीय बैठक बुलाइए सब लोग कि इससे बाहर कैसे निकलें। राजस्थान तो स्थायी है, सरकारें तो आएंगी जाएंगी, कभी कोशिश होती है कि हम इससे बाहर कैसे निकलें, या सब अपनी जो एनर्जी हम इसमें वेस्ट करते हैं कि बीजेपी के काउंटर अटैक का हमें जवाब कैसे देना है। कोई इस पे फोकस करने की कोशिश करता है? पूछते कभी पुलिस अधिकारियों से कि भाई क्यों नहीं है, कहां हो आप लोग? देखिए योगेंद्र जी, जहां तक 2014 से पहले की बात है तो प्रधानमंत्री जब इस देश के प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो उन्होंने इस बात का दावा किया था कि हम जो भी ये दागी सांसद हैं वो जो जीत चुनकर आ जाते हैं इनको हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर ले जाके इनके मामले करेंगे, जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उनको हम उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। लेकिन आज करीबन 8 साल हो चुके हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। अभी 2022 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव के ऊपर 75 साल हमारे पूरे हो गए आज़ादी के, प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे भी बात कर रहे हैं, महिलाओं की उस के बारे में जो अशोभनीय भाषा या सम्मान की बात है उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन आपको पता होगा कि लगातार जिस तरीके से महिलाओं के बारे में जो बातें की गई वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई। और जहां तक भ्रष्टाचार की भाई, जैसे उन्होंने मतलब हमारी सोनिया गांधी जी के बारे में जो बातें कही, क्या बात कही आप बताइए। नहीं क्या वो तो बोलने लायक वर्ड ही नहीं है। अशोभनीय टिप्पणी कर दी कि जैसे आपके नेता कर देते हैं शांति धारीवाल जी। नहीं, एक बात बताइए, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला? जर्सी गाय किसको बोला? आपको शर्म आनी चाहिए। जर्सी गाय, योगेंद्र जी मैं एक बात बता रहा हूं और मैं बता दूं आपको कि गुजरात के अंदर 15 अगस्त को बिल्किस बानो के 11 लोगों के ऊपर जो रेप और हत्या का मुकदमा था, उन 11 लोगों को मुक्त कर दिया गया। राजस्थान गुजरात की सरकार ने उनको माफ कर दिया, उनकी सजा माफ कर दी। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण दे रहे हैं कि महिलाओं के साथ ये होना चाहिए वो होना चाहिए, और गुजरात की सरकार उस 11 आदमियों को मुक्त कर रही है, उनकी सजा माफ कर रही है, जो कि रेप और हत्या के अंदर दोषी थे। हाईकोर्ट ने जिनको सजा दी उनकी सजा माफ कर दी। आप सोचिए कितना बड़ा मतलब अपने विचारों के अंदर और उनकी जो क्या कहते हैं दोहरा चरित्र सामने आ रहा है। आप इस बात को कहिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, आप भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते। आपने जो वादे किए थे 2014 से पहले या 2014 में, आपने कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा प्रतिवर्ष, आपने कहा किसानों के आय फरवरी 2022 तक दुगनी कर दूंगा, आपने कहा अगस्त 2022 तक। सुनिए, वादों की बात कर रहे हैं ना आप, भटक रहे हैं पूरी तरीके से। मुद्दे पे ही लौटने की बात है। प्रधानमंत्री 8 साल बाद मुद्दे से भटक रहे हैं। वो देश के अंदर भ्रष्टाचार मिटा नहीं पाए। देश के अंदर जो हमारे दागी सांसद है, आप एक स्टांस बता दीजिए। आपके मंत्रियों पे आरोप है, आपके मंत्रियों पे आरोप है, बताइए ना, आपके मंत्रियों पे आपके साबित नहीं कर पाए। जीरो टॉलरेंस की साबित तो आप नहीं कर पाए, साबित तो आप नहीं कर पाए। 2014 से पहले जितने आपने आरोप लगाए, राफेल के अंदर जांच क्यों नहीं करवाई? राफेल के अंदर क्यों नहीं जांच करवाई आपने? आप बताइए, नोटबंदी पे कौन सा कोर्ट को आप डिक्टेट करते हैं? कोर्ट को आप डिक्टेट करते हैं, गांधी परिवार कोर्ट को आप डिक्टेट करते हैं। जो कार्रवाई हो रही है आपके कोर्ट से ही तो हो रही है। आज जो मुद्दा सुनिए राजेंद्र जी, बहस का विषय नहीं है। मैंने जो आपसे नहीं मैं ये तो कह रहा हूं, हम वही तो कह रहे हैं ना, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करना चाहते। सर मेरी बात तो सुनिए राजेंद्र जी, मैं रेस्पेक्ट कर रहा हूं आप दोनों का, आप मेरे अतिथि हैं। मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे मुझे लगता है कि अगर हम 2 महीने तक भी लगातार बहस करें तो मुद्दे बहुत कम रहेंगे। मेरा जो एजेंडा सर वो है जो आप लोगों ने उठाया, आपने ईआरसीपी पे और इन्होंने कानून व्यवस्था पे, हम उससे बाहर नहीं जाएं, हम उस पे फोकस करें। मेरा जो सवाल ये था कि क्या वास्तव में
मुद्दों पे जो आप एक्सरसाइज करते हो, ये एक्सरसाइज होती है कभी किसी अधिकारी से पूछने की कोशिश की जाती है कि आप कर क्या रहे हो, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है? कभी कुछ योगेंद्र बातें जी, होती है जब केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री खुद अपने कई बात पे नहीं टिक रहे तो कौन उन अधिकारियों से टिके? पूछेगा? हम क्यों टिके कौन? फिर? नहीं, हम तो पूछ रहे हैं ना। हाँ। आज जो केंद्र के हिस्से में बात है वो केंद्र से सवाल पूछा जाएगा, राज्य की जो बात है राज्य से पूछा जाए। वही कह रहा लेकिन हूं, मैं फिर ERCP आपको कह पूछिए रहा आप। हूं, ईआरसीपी पे पूछ रहे हैं ना हम। गजेंद्र सिंह जी से यही तो सवाल पूछ रहे हैं। वो जल शक्ति मंत्री है, उनके जिम्मे पे जो विभाग है, जो मंत्रालय है, उसके बारे में वो बात नहीं करते। जबकि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर जब यहाँ पे वो कन्वेंशन था, उस कन्वेंशन के अंदर उनकी स्थिति हास्यास्पद हो गई थी, जबकि प्रधानमंत्री की दोनों सभाओं में वो मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कहा हो तो मैं संन्यास ले लूंगा, और वही वीडियो हमने उनको चलाकर दिखाया। तो आप देखिए ना, हम नहीं चाहते कि वो संन्यास ले, लेकिन कम से कम जो काम उनको दिया गया है उस काम को वो पूरा करें। राजस्थान की आप लोग जनता क्यों नहीं चाहते हो संन्यास लें? नहीं, मैं कह रहा हूं ना कि भाई आपको जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाओ ना। आप उस जिम्मेदारी से विमुख हो रहे और फालतू की बातें कर रहे हैं, जबकि आपको अपने प्रदेश की जनता ने यहां से एमपी जिता के भेजा है। आप केंद्र के अंदर जल शक्ति मंत्री हैं, आप राज्य के हित में राज्य के हित की बात कीजिए, और राज्य के मुद्दे उठाने के लिए राज्य के अंदर तमाम नेता मौजूद है। आप अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार साबित करने के चक्कर में पूरी की पूरी आप प्रोटोकॉल ही तोड़ रहे हैं। आप उसकी जो आपके बीच में जो लक्ष्मण रेखाएं होती है, राजनीतिक जो हमारी मर्यादाएं होती है, उनको तोड़ रहे हैं। राज्य के नेता क्या खत्म हो गए? यहाँ पे भाजपा में कोई दूसरा नेता नहीं गया? शैलेंद्र जी से पूछ लीजिए। बीजेपी वाले फिक्र करें, आप क्यों परवाह कर रहे हम कह रहे हैं ना कि राज्य की बात राज्य वाले करें, केंद्र के हिस्से में जो बात है वो करें। और उनको आज अगर उनको इतना ही है तो उनको मतलब संसदीय बोर्ड से हटा दिया, उस बात का भी उनको लग रहा है कि मैं कैसे करें। अरे भाई कर रहे हो राजेंद्र? नहीं, आप एक बात बताइए ना। बहस यही कर रहा हूँ, मुद्दे पे तो यही है कि आप झूठ बोलते हो, आप सिर्फ झूठ बोलते हो। एससी दलितों पे अत्याचार पे यूपी नंबर 1, बिहार नंबर 2, आदिवासियों पे अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1, सुनिए, सबसे ज्यादा अपराध में तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे गुजरात। सार्थक बहस ही कर रहे हैं। एक सेकंड देखिए, आप दोनों के जवाब से ऐसा लगता है दर्शकों को कि अपराध होना राजनीतिक दलों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सुनिए, एक सेकंड में माफी चाहूंगा, आप लोगों को रोक रहा हूं। खुशी इस बात की जाहिर होती है कि मुद्दे नहीं हो तो नेता बोलेंगे किस मुद्दे पर, क्योंकि विकास कोई मुद्दा बचा नहीं है। बलात्कार सबसे फर्टाइल इश्यू लगता है कि इस पे तो दबा के बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी उठा के आंख मसलता भी आएगा तो बलात्कार। योगेंद्र जी, हम तो प्रधानमंत्री जी के वादों पे ही तो बोल रहे हैं ना। आप अपने वादों की बात कीजिए ना। हम यही तो कह रहे हैं ना कि आप 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दे दीजिए, किसानों की आय दुगनी कर दीजिए, हर भारतीय को 15 अगस्त तक आपने घर देने का वादा किया था, आप नहीं निभा पाए। अब आप दूसरी डेडलाइन तय कर दीजिए, कम से कम आप विचलन तो मत कीजिए ना। आपने कहा था कि मैं अगस्त 2022 तक बुलेट ट्रेन ले आऊंगा। अरे उस बुलेट ट्रेन से फायदा क्या होगा? आप 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेंगे और उसके अंदर आपकी रेल की हालत सुधरती नहीं। आपके साथ ही भूल जाएंगे आपके सवालों को। नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ही नहीं ना। काम किया हो तो बताएं। रेलवे के अंदर तमाम तरीके की जो रियायतें मिलती थी वो रियायतें समाप्त कर दी। पूरा का पूरा संसाधन हमारे बेच रहे हैं। मैं जवाब दिलवा रहा हूं शैलेंद्र जी। मैं पहला तो यही चाहूंगा कि ईआरसीपी को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। अगर आप लोग समझ पाते हैं तो राजस्थान से जुड़ा मुद्दा है, और अगर स्टेट यूनियन गवर्नमेंट बॉल खेलते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि ये इंसाफ हो पाएगा। इंसाफ शब्द का प्रयोग इस वजह से मैं कर रहा हूं कि वास्तव में पानी चाहिए उनको, मैं भी उसमें, आप भी हैं, हमारा सबका एरिया उसी के अंदर आता है। तो वहां की पब्लिक के साथ बड़ी नाइंसाफी होगी कि हम चाह करके भी नहीं दे पा रहे हैं और हम बॉल खेलना शुरू कर रहे हैं। इसमें योगेंद्र जी, कोई बॉल नहीं खेली जा रही है। बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है मेरे कांग्रेस प्रवक्ता को पूरी आरसीपी की जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी 2004 से 2014 तक। राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार थी। इन्होंने तब चिंता नहीं की 13 जिलों के लोगों के पानी पीने की। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रस्ताव बना के भेजा। ये भारतीय जनता पार्टी तो ये भी करें, मना थोड़ी कर रहे हैं, ये मना नहीं कर रहे हैं। राजेंद्र जी, मैं शैलेंद्र जी, मैं आपसे जल्दी के लिए कह रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारा हो चुका है। मैं सिर्फ आप भूमिका मत बनाइए, आप तो बिंदु पे लौटिए। ये सबको मालूम है अशोक गहलोत की सरकार थी, वसुंधरा जी ने इसका प्रस्ताव बना करके भेजा। तो ये भी कह रहे हैं कि हम तो आपके नेतृत्व में चल सकते हैं, उसका रास्ता तो बताइए। ईआरसीपी पे इनको कहा है जो
रिपोर्ट थी उसमें जो रिपोर्ट में खामियां रह गई हैं उस खामियों को दूर करें, जो पानी की निर्भरता है वो 75% डिपेंडेबिलिटी पे लाएं, और जो मध्य प्रदेश है क्योंकि इंटर स्टेट बॉर्डर और जल समझौता हो रखा है और उसमें विवाद होता है तो उसमें उनसे एनओसी लेकर आए। ये दो तो मुद्दे हैं, अगर आप दो मुद्दे सॉल्व कर लोगे तो निश्चित तौर पे तरीके के डैम बन गए, सुनिए किसी अब से आप बात सुनो नहीं तो की। सर राजेंद्र सुनने जी, की बात है, आप राष्ट्रीय गलत परियोजना नहीं बोलते, घोषित होती है गलत कभी नहीं बोलते, गलत नहीं, आपको गुजरात के अंदर तमाम तरीके के नॉलेज आपको नहीं है नॉलेज, आपसे ज्यादा नॉलेज है। ईआरसीपी का कभी भी डिबेट रख लीजिए, आपसे ज्यादा अभी भी कर लीजिए ना। डिपेंडेबिलिटी का क्लॉज केंद्र सरकार ने खुद हटा दिया, दोनों राज्यों की मीटिंग के अंदर। गहलोत सरकार, गहलोत जी सिर्फ राजनीति करना चाह रहे हैं। अगर आप उस तकनीकी रिपोर्ट को खामियों को अरे दूर यार, कर दोगे, 2017 में रिपोर्ट तो आपने बनाई, नहीं, आपने गलत रिपोर्ट बनाई थी, आपने गलत रिपोर्ट बनाई थी, आपने गलत रिपोर्ट बनाई थी, आपने गलत रिपोर्ट बनाई थी। वही आदमी जिसने रिपोर्ट बनाई थी वो आदमी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के अंदर वो वहाँ पे सलाहकार है। आज वो आदमी बात कर रहा है, उससे सवाल ये ना, दूर करने नहीं गलत बात है, आपकी नीयत में खराब है, आपकी नीयत खोट है, आपकी नीयत में खोट है, आपकी नीयत में खोट है। अरे तो 17 से लेकर 5 साल तक आपको ये बताने में लग गए। केंद्र की तरफ 8 साल से सरकार है, 8 साल से केंद्र में सरकार है आपकी। अरे क्यों धोखा दे रहे हो राजस्थान की जनता को? क्यों भी राजस्थान में आपको सीटें नहीं मिली? आपके कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, अशोक अरे अब तो वहाँ पे शिवराज जी है ना, अब तो शिवराज जी आप करा दीजिए। आप सिर्फ राजनीति करना जानते हैं। आप खुद मामला बिगाड़ना चाहते हैं, आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ नहीं पता है। आप इसको राजनीतिक सुनिए, मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा, बड़ी मेरी जिज्ञासा है, ये कोई जवाब दे नहीं पाता है। आप मुझे एक चीज बताइए कि इनमें काबिलियत नहीं है नहीं है, उसका इश्यू नहीं है। मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूं कि पानी तो राजस्थान का राजस्थान पिएगा। आपको मालूम है कि 2 डैम बना चुका है मध्य प्रदेश। आपको मालूम होगा इस बात। सुनिए, वो राजस्थान के अधिकारियों के साथ में, सरकारों के साथ में चर्चा करके, सरकार आपकी भी रही है उस दौरान, श्रीराम वेदेरे साहब का जिक्र आता है कि उन्हीं के टाइम पे ये प्रोजेक्ट बना। मेरी एक्सक्लूसिवली बात चीफ इंजीनियर मिस्टर विनोद शाह से हुई, जो पूरे इसमें हैं। उनका साफ कहना है कि मिस्टर वेदेरे वहां जाकर के पंचायती कर रहे हैं, खुद मीटिंग में मौजूद थे। ये बात उस वक्त आई थी कि 75% की डिपेंडेबिलिटी की चर्चा होगी, उसका हमने रास्ता बताया। उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं वेदेरे साहब? अगर नहीं है, दोनों बीजेपी और कांग्रेस ईमानदारी के साथ में कोशिश करें, मैं चलने के तैयार हूं। और वेदेरे साहब को बात करूं कि उस समय बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बैठक हुई, बैठक में ये चर्चा आई कि 75% का जिक्र आएगा, तो हमें उसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। जब उस जगह पावरफुल जगह बैठे तो पंचायती कर रहे हो कि इतनी कम है, वो ये क्यों जिक्र नहीं करते कि उस समय भी बात आई थी? कभी बताने की कोशिश करती हैं ये? देखिए जो डैम बने हैं वो चंबल पे नदी पे ही बने। चंबल सर मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो ईआरसीपी पे आना चाह रहा हूं। जो वेदेरे साहब आप कह रहे हैं कि 50% अभी, सर राजस्थान की गवर्नमेंट का पैसा लिया उन्होंने, कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखा है उन्होंने। मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, राजस्थान के पैसे का दोहन हुआ है उसके अंदर, उनको बताना चाहिए। वो कह में तो 1 रुपया लिया है, पैसा बड़ा एसी कमरा लेके बैठते थे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था, चेयरमैन थे वो। मैं आपको ये जवाब देना चाहता हूँ योगेंद्र जी, आप देखिए प्रधानमंत्री मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, बहुत संवेदनशील है इस मुद्दे को लेकर। उन्होंने कहा है जब 2 स्टेटों के बीच में जल विवाद होता है तो उन्होंने कहा आप आइए दोनों स्टेट और इस बैठिए, टेबल पर बैठिए और इसको ठीक करिए, जो भी खामियां हैं इसको दूर करिए, ताकि जो 13 जिलों की जनता है, 41% पॉपुलेशन है, 23% का इलाका है, 3 लाख से सिंचाई सुविधा होनी है, उसको दुरुस्त करें। लेकिन राजस्थान की सरकार क्यों असफलता दिखा रही है? शैलेंद्र जी सुनिए, मैं आंकड़ों में, फैक्ट्स में, उनमें 13 जिले, इतनी विधानसभा सीट, इतनी लोकसभा सीट, इतना रकबा, इतना एरिया जिले, मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, बजट सत्र में, बजट के दरमियान, रिप्लाई के दौरान अशोक गहलोत ने एक सत्र में 3 बार ईआरसीपी का जिक्र किया, 3 बार। गुलाब चंद जी कटारिया के बहस का जब वो सीएलपी लीडर के नाते बोल रहे थे, उसके बाद भी उन्होंने बोला कि कटारिया साहब समय आप लीजिए, पूरे सदन को लेकर चलते हैं, आपके नेतृत्व में चलेंगे। सर मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि जब इतनी बार आई तो ये एक्सरसाइज क्यों नहीं बीजेपी से? हाउस में भी बोलना चाहिए था आपके नेताओं को कि इसमें ये है, आप लोग ये करिए और ऊपर चल के हम चर्चा करते हैं। खैर मैं माफी चाहूंगा, मुद्दा बहुत बड़ा है, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा। मैं बात है योगेंद्र जी, पब्लिक डोमेन में ये बात है। हाँ, जब तो मैं कह रहा हूँ पब्लिक डोमेन में ये बात है जी को राजेंद्र राठौड़ साहब को अंदर भी बोलना चाहिए। तकनीकी रिपोर्ट को ठीक करिए, मंत्री जाए, केंद्रीय मंत्री के पास, इनकी जो जल संसाधन मंत्री है राज्य के, और अधिकारी जाए, बैठे, उस तकनीकी रिपोर्ट की खामियों को दूर करें, मध्य प्रदेश से एनओसी लाएं, और जो डैम रह गए थे, जो डैम रह गए थे, डैम को भी जोड़े जाए,
उस बहन को भी इनमें जोड़ा जाए और जो तमाम कमियां चलिए बहुत अच्छी बात करें है, ताकि चलिए बहुत अच्छी बात है, शैलेंद्र जी अच्छी बात है, मिल शैलेंद्र जी बहुत अच्छी बात है। आप उसी एरिया के रहने वाले हैं, लोग आपसे भी पूछेंगे किसी दिन, और अगर राजेंद्र जी घर उधर है तो इनसे भी पूछेंगे कि आप पंचायती जयपुर में बैठ के करते हो, कभी पानी पिलाओगे किसी को? और आप लोगों का धर्म भी होना चाहिए, नेताओं से पूछा जाना चाहिए। अगर वास्तव में ईमानदारी सरकारों के बीच है तो ईआरसीपी में मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बाधा है, और नहीं है, और इसे सिर्फ एक चुनावी हथियार के रूप में पार्टियां काम लेती हैं तो इसका सॉल्यूशन भी नहीं। ये तय मान के चलना चाहिए। आप पानी की तरफ देखते रहिए, नेता वोटों की तरफ देखते रहेंगे, और यही मुझे लगता है कि शायद विधाता को मंजूर है। माफी चाहूंगा, समय कम है, मुद्दा बहुत बड़ा है ये, जिसपे चर्चा और हो सकती है, लेकिन मैं यहीं विराम दूंगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।